Hello friends, welcome to my YouTube class and we are going through the chapter body fluids and circulation. This is the last video for this chapter and in today's video we will go through two topics, that is double circulation and disorders of the circulatory system. The topic double circulation is very important from the examination point of view and it is frequently asked questions. ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इस टॉपिक को अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। डबल सर्कुलेशन, तो द मैमेलियन हार्ट इज़ फोर चैम्बर्ड अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द डबल सर्कुलेशन। तो जो हम लोग अपना हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो हमको पता है कि हमारे हार्ट में फोर चैम्बर्ड होते हैं और फोर चैम्बर होने के चलते उसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होने का मतलब कि हमारा हार्ट इस तरीके से बना है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग कहीं नहीं हो पाती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना अलग अलग पाथवे बनाए हुए रखता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। दिस मीन्स दैट ब्लड पासिस ट्वाइस द हार्ट टू सप्लाई द ब्लड टू द बॉडी वंस। मतलब कि एक ही अमाउंट ऑफ ब्लड को अगर कंसिडर करें तो वो दो बार हार्ट से होकर के जाता है, तब जाके वो एक बार बॉडी में जाता है। कैसे दो बार हार्ट में जाता है? जैसे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में एक साइड में हो गया, उसके बाद लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए, तो ये एक कंप्लीट हो गया। और फिर हार्ट से आएगा, फिर लंग्स से आएगा हार्ट में, ये डबल सर्कुलेशन हो गया, दो सर्कुलेशन हो गया। तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो जस्ट कीप द डायग्राम ऑफ द हार्ट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू विल बी इजली एबल टू अंडरस्टूड इट। तो डबल सर्कुलेशन कंस्टिट्यूट ऑफ द टू प्रोसेसेस, दो प्रोसेस या दो सर्कुलेशन कह सकते हो, इसमें कंसिडर करते हैं हम लोग। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन मीन्स द सर्कुलेशन इन विच लंग्स इज इन्वॉल्व एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन इन विच द बॉडी इज इन्वॉल्व, मेनली द बॉडी इज इन्वॉल्व। वैसे क्या होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में? जो हार्ट से लंग्स तक जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, और फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में लंग्स से हार्ट में आता है और हार्ट से फिर पूरी बॉडी में जाता है। तो ये होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। यहाँ देखते हैं हम लोग इसको, आप देख सकते हो डायग्राम में कि जो हमारा राइट ऑरिकल है और राइट वेंट्रिकल है, वहाँ से ब्लड जो है लंग्स में गया, ऑक्सीजनेशन हुआ। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। जब ऑक्सीजनेशन हो गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आया और हार्ट से फिर पंप हुआ पूरी बॉडी के लिए। तो फिर पूरी बॉडी से जब कलेक्ट हुआ तो फिर से हार्ट में आया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि दो बार ब्लड जो है हमारे हार्ट में होकर के आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन के दो स्टेप्स हैं। पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन मीन्स होता है हमारे हार्ट से लंग्स में जाना और लंग्स से फिर बैक हार्ट में आना। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है? हमारे हार्ट से पूरी बॉडी में जाना और फिर पूरी बॉडी से हार्ट में ब्लड का वापस आना। तो दो अलग अलग सर्कुलेशन पाथवे बने हुए हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो इस डायग्राम को अच्छे से देख लें और प्रैक्टिस करें कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में जाता है और लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है। जबकि वहीं सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आउटा से पूरी बॉडी में जाता है और फिर पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर के हार्ट में आता है। तो दो अलग अलग पाथवे हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन पहले देखते हैं क्या है। इन दिस सिस्टम ब्लड कंप्लीट्स इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट एट्रिया थ्रू द लंग्स। Here the deoxygenated blood pumped by the right ventricle enters the pulmonary artery while the left ventricle pumps blood into the aorta. Deoxygenated blood is passed on to the lungs from where the oxygenated blood is carried out to by the pulmonary vein into the left atrium of the heart. तो जो मैंने आपको समझाया वो ये वही लिखा हुआ है कि जो हमारा राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया और राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुआ और ऑक्सीजनेशन के बाद फिर से पल्मोनरी वेन के थ्रू वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में वापस आ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है? इन दिस सिस्टम द प्योर ब्लड इज सप्लाइड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इन द आर्टरीज
carried by a network of arteries, arterioles, and capillaries to the tissue from where the oxygenated blood is collected by a system of veins, and vena cava and supplied to the right atrium. This system provides essential nutrients, oxygen, and other essential substances to all parts of the body and collecting carbon dioxide and other harmful substances away from the tissue for their elimination. तो सिस्टमिक सर्कुलेशन समझते हैं कि जब हार्ट में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लंग्स से तो यहाँ से शुरू होगा। अब जो मेन अओर्टा है बॉडी का हमारे हार्ट का उसमें जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अओर्टा अपने आर्टरीज के साथ, आर्टरियोल्स के साथ और कैपिलरीज के साथ बॉडी के हर एक टिश्यू में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, और अपने ब्लड के साथ साथ वो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स, सर्टेन सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ लेके जाएगा टिश्यू में। और फिर टिश्यू से जो वेस्ट प्रोडक्ट है एलिमिनेशन के लिए उसको कलेक्ट करते हुए वेंस के थ्रू, वेन्यूल्स के थ्रू और वेना कावा के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करके ले आएगा फिर से राइट एट्रियम में। तो ये पड़ेगा पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो दो सर्कुलेशन हो गए, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो नाउ इट इज़ क्लियर टू यू कि दो सर्कुलेशन पाथवे है, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। नाउ स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हमारे बॉडी में जो हमने अभी पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके अलावा कुछ और सिस्टम हैं जो हेल्प करती हैं ब्लड को पंप करने में या सर्कुलेट करने में। वो हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम एंड कोरोनरी सर्कुलेशन। तो पहला है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। दिस सिस्टम इज प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट्स एंड इज यूनिक सर्कुलेटरी सिस्टम दैट एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लिवर। A vein called hepatic portal vein carry blood from intestine to the liver, and the liver finally opens into inferior vena cava through its own vein, that is hepatic vein, before delivering it to the systemic circulation. तो जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और और लीवर के बीच का सर्कुलेशन है, और जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कैरी करके लीवर में लेके जाना होता है उसको हेपेटिक पोर्टल वेन कैरी करके ले जाता है, और फिर लीवर से ये फिर फाइनली जो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसमें ये चला जाता है। नाउ नेक्स्ट इज हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड अनदर माइनर पोर्टल सिस्टम कॉल्ड हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम इज ऑल्सो प्रेजेंट, विच कंसिस्ट ऑफ टू हाइपोफिशियल पोर्टल वेन that carry blood from hypothalamus to the anterior lobe of pituitary gland. तो हाइपोथैलेमस से एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड में ब्लड को कैरी करेगा, उस सिस्टम को बोलेंगे हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। और यहाँ पर जो पोर्टल सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम से लीवर तक लेके जाएगा दैट इज़ कॉल्ड एज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो दो पोर्टल सिस्टम ये हो गए। और नेक्स्ट है कोरोनरी सर्कुलेशन। तो although the heart is always filled with the blood, but it doesn't take its oxygen and nutrient supply from the blood present in the chamber. तो भले ही हार्ट को हम कहते हैं पंपिंग ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, बट जो चैम्बर्स के अंदर ब्लड है उस ब्लड से हमारा हार्ट ना तो न्यूट्रिशन ले पाता है और ना ही ऑक्सीजन लेता है। तो इसके चलते क्या होता है, उसके लिए एक स्पेशल आर्टरी है, उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या है? कोरोनरी आर्टरी का फंक्शन ये है कि इट सप्लाइज द ब्लड टू द सेल्स, टू द टिश्यूज़ ऑफ द हार्ट, और तब जाके उस ब्लड में से जो ऑक्सीजन है या जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे हार्ट को मिल पाता है। उसके बाद जो कोरोनरी वेन है वो कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन दैट गिव ब्लड टू द हार्ट वॉल्स, heart tissue and heart cells, and then collect the deoxygenated blood from the same. Now regulation of cardiac activity. The normal activity of the heart is regulated automatically by the specialized tissues called nodal tissue. तो already I have told you about the nodal tissue. Nodal tissue आपको बता चुके हैं, SA node, AV node, bundle of His and Purkinje fiber, जो कि हार्ट के एक्शन को कंट्रोल करता है। और इस तरह के हार्ट को हम बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट, यानी ऐसा हार्ट जो अपना रिदम खुद बना के रखे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज मायोजेनिक हार्ट। और ऐसे हार्ट जिसको न्यूरॉन्स यानी नर्वस सिस्टम कंट्रोल करे, नर्वस सिस्टम के इम्पल्स से कंट्रोल हो, उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। और ऐसे हार्ट प्रेजेंट होते हैं एनालिड्स में और आर्थ्रोपोड्स में। यानी कि दो तरह के हार्ट होते हैं, एक मायोजेनिक हार्ट होते हैं और एक न्यूरोजेनिक हार्ट होते हैं। मायोजेनिक हार्ट में जो इम्पल्स है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, वो अपने आप जनरेट होता है, उसी के टिश्यू में जनरेट होता है, तब जाकर उसका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। जबकि न्यूरोजेनिक हार्ट में जो ब्रेन है उसमें से नर्व इम्पल्स आता है, तब वो हार्ट
कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड होता है। तो जनरली द फंक्शन ऑफ हार्ट इज रेगुलेटेड बाय द नर्वस एंड द हार्मोन्स। तो बाकी फंक्शन जो फंक्शन है सिस्टोल और डायस्टोल कंट्रोल करने का, वो तो ऐसे हो गया, और बाकी जो फंक्शन है उसको नर्वस सिस्टम या हार्मोन्स कहीं ना कहीं कंट्रोल करते ही हैं। तो देखते हैं न्यूरल रेगुलेशन क्या करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा हैज स्पेशल न्यूरल सेंटर एंड दैट इज प्रेजेंट विच कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ANS बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और मेडुला ऑब्लोंगेटा में है ANS। तो इससे हमारे हार्ट का फंक्शन कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है। तो न्यूरल सिग्नल्स होते हैं सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के थ्रू। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम ANS का एक पार्ट है, तो वो इंक्रीज़ करता है रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज जब हमारा होता है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारा न्यूरल सिग्नल्स आया है सिंपैथेटिक नर्व से, और तब जाके हमारा हार्ट बीट जो है इंक्रीज़ किया है। तो हार्ट बीट इंक्रीज़ कैसे होता है? हार्ट बीट इंक्रीज़ करने के लिए जो सिंपैथेटिक नर्व है वो इम्पल्स लेके आता है, और जो SA नोड है हमारे हार्ट पर उसको स्टिमुलेट करता है। फिर SA नोड फटाफट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिलीज़ करने लगता है। तो जितना जल्दी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिलीज़ करेगा उतना ही फटाफट हमारा हार्ट बीट बढ़ता चला जाएगा। और इसका जस्ट उल्टा करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करता है? इट डिक्रीजेज द हार्ट बीट बाय इनहिबिटिंग द SA नोड। जो SA नोड इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है उसी को इनहिबिट कर देता है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थोड़े लेट से जनरेट होंगे। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थोड़े लेट से जनरेट होंगे तो हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, जो हार्ट बीट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है हमारे हार्ट को। फिर हार्मोनल रेगुलेशन है, तो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन क्लास 10 में आप लोग पढ़े हो। ये दो हार्मोन्स हैं जो हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं, या तो हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। तो और हार्मोनल रेगुलेशन इस तरह से होता है, और इसका फर्दर फंक्शनिंग हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ डिसऑर्डर्स, दिस इज द लास्ट टॉपिक, डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहला है हाई ब्लड प्रेशर। तो पहले तो समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। तो द ब्लड प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लो ऑफ ब्लड ऑन द इलास्टिक वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। जो आर्टरीज हैं, जो वेन अओर्टा कहेंगे, जब उसमें ब्लड पंप होता है उस समय जो प्रेशर लगता है वॉल्स पर, आर्टरीज के वॉल्स पर, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको बोलते हैं स्फिग्नोमोमेनोमीटर, और मरकरी के थ्रू वो काम करता है। और अगर हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेंगे किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, तो उसको बोलते हैं 120/80 mmHg, मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी प्रेशर, इन विच जो 120 है मतलब 120 जो है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब जब हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर ज़्यादा लगेगा, या उसको पंपिंग प्रेशर बोल सकते हैं। तो 120 mmHg होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 mmHg होता है डायस्टोलिक प्रेशर, जो रेस्ट करता है, जब हमारा वेंट्रिकल्स रेस्ट में आता है तब। तो ये दो चीज़ें हैं 120/80 mmHg। जब इससे बढ़ेगा 120 और 80 से अधिक हो जाएगा, तब उसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपर टेंशन। तो परसिस्टेंस इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर अबव 140 mmHg एंड 90 mmHg इज कॉल्ड एज hypertension, and this hypertension may lead to heart disease and affect the vital organs of the body like brain and kidney। तो इसलिए BP को कम नहीं सोचना चाहिए। BP इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़, और इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए और अपने डाइट पे प्रॉपर कंट्रोल रखना चाहिए, ताकि ब्लड प्रेशर की शिकायत किसी को ना हो। नेक्स्ट दूसरा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो अभी जो हमने बताया आपको कि कोरोनरी सर्कुलेशन होता है, जिसमें कि कोरोनरी आर्टरी होता है जो कि ब्लड हार्ट के वॉल्स को देता है, हार्ट के टिश्यू को देता है। उसमें जब गड़बड़ी आएगी तो दैट इज़ कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो इट इज़ द हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स ड्यू टू थिकनिंग ऑफ द फाइबर्स टिश्यूज एंड कॉन्स्टेंट लॉस ऑफ द इलास्टिसिटी। इट ऑफन रेफर एज atherosclerosis. This mainly affects the vessels which are mainly responsible for supplying blood to the heart muscles. It seems to occur due to deposition of calcium या fat या cholesterol, just making the lumen of arteries narrower। तो इससे क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई है टू द हार्ट वॉल्स वो कम हो जाता है, और इससे जो हार्ट की फंक्शनिंग है कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD। थर्ड है एंजाइना। This leads to occur when enough oxygen doesn't reach to the heart muscles. It occurs both in men and women of any age, but seems to more common among the middle age and elderly individual.
सिम्टम ऑफ द एंजाइना और एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं इसको, एक्यूट चेस्ट पेन ऑकर्स इन द इंडिविजुअल। तो चेस्ट पेन अगर होने लगे तो दैट इज़ इंडिकेशन ऑफ द एंजाइना। नाउ नेक्स्ट इज हार्ट फेलियर। तो इट इज़ द कंडीशन ऑफ द हार्ट व्हेन इट फेल्स टू पंप ब्लड इफेक्टिवली टू द मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। जब हार्ट फेल होता है पंप करने के लिए उस अमाउंट ऑफ ब्लड को, जो अमाउंट पूरी बॉडी को चाहिए उतना अमाउंट नहीं पंप कर पाता है, तो उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। द हार्ट फेलियर इज समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इट इज़ मेन सिम्टम इन कंजेशन ऑफ द लंग्स। और लास्ट है ब्रेडिकार्डिया एंड ट्रैचिकार्डिया। तो ट्रैचिकार्डिया है जब हमारा पल्स रेट या हार्ट बीट बिल्कुल बढ़ जाए, और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा हार्ट बीट रेट 72 होता है, बट ट्रैचिकार्डिया में इट क्रॉसेस 100 पर मिनट, तो बोलेंगे ट्रैचिकार्डिया। और इसका जस्ट अपोजिट है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया में जो हमारा हार्ट बीट है वो स्लो हो जाएगा, पल्स स्लो हो जाएगा, और वो 50 नियर अबाउट 50 से थोड़ा कम या थोड़ा आसपास, तो 50 के अराउंड रहने लगेगा, तब हम कहते हैं दैट इज़ ब्रेडिकार्डिया। तो टैचिकार्डिया मीन्स इंक्रीज इन द पल्स रेट और बीट ऑफ द हार्ट, और ब्रेडिकार्डिया मीन्स जस्ट slow down of the heart rate or pulse rate. And this how the chapter is finished. Thanks a lot for watching my video.